आइए बच्चों, आज हम बिहार बोर्ड क्लास 10 का जो बुक है मैथमेटिक्स का, उसका हम एक चैप्टर देखने वाले हैं जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। बच्चों, त्रिकोणमिति, मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि आप इससे पहले वाला जो चैप्टर है चैप्टर 8, उसमें त्रिकोणमिति के परिचय में आप त्रिकोणमिति के बारे में समझ कर आए होंगे। लेकिन थोड़ा सा सुन लीजिए कि त्रिकोणमिति क्या है, ताकि ये चैप्टर आपको आसानी से समझ में आ जाए। बच्चों, त्रिकोणमिति, त्रि का मतलब होता है तीन, कोण का मतलब तो आप तो समझते ही होंगे, मिति का मतलब होता है बच्चों माप। तो बच्चों, तीन कोणों की माप, अर्थ क्या निकलता है? तीन कोणों की माप। तो बच्चों, तीन कोण किसमें रहता है? मैं आपसे प्रश्न करूं कि तीन कोण किसमें रहता है, तो बच्चों आप लोग बोलेंगे त्रिभुज में। त्रिभुज में ही तो तीन कोण होता है। तो त्रिभुज में भुजाएं कितनी? तीन भुजाएं। तो हम त्रिकोणमिति में किसके बारे में पढ़ने वाले हैं बच्चों? त्रिभुज के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्योंकि बच्चों यहाँ तो लिखा है त्रिकोणमिति, भैया त्रिकोणमिति नाम दिया है तो नाम से तो हम तो पकड़ेंगे त्रिकोणमिति, तीन कोणों की माप, तीन कोण त्रिभुज में रहता है। अब बच्चों आप लोग कहेंगे कि कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज तो बहुत सारे होते हैं। त्रिभुज में जैसे में समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज सर? तो मैं आपको कहूँगा कि जो त्रिभुज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं उस त्रिभुज का नाम है समकोण त्रिभुज। त्रिकोणमिति में हम बच्चों समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। त्रिभुज तो बहुत सारे हैं, हमको उनसे लेना देना नहीं है, हमको लेना देना है समकोण त्रिभुज से। बच्चों, समकोण त्रिभुज के बिना त्रिकोणमिति नहीं है। त्रिकोणमिति का नींव है समकोण त्रिभुज। जिस तरह आपके घर का नींव है बच्चों, घर का भी नींव होता है ना, फाउंडेशन जिस पर घर टिका होता है बच्चों, उसी तरह पूरी की पूरी जो त्रिकोणमिति टिकी है वो समकोण त्रिभुज के पर टिकी हुई है। समकोण त्रिभुज नहीं, त्रिकोणमिति का कोई अस्तित्व नहीं। तो बच्चों आप लोग कहेंगे कि फिर समकोण त्रिभुज नहीं है तो हमको पढ़ना नहीं पड़ता। तो बच्चों पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पढ़ना इसलिए बहुत ज़रूरी है बच्चों कि डे टू डे जो हमारा लाइफ है उसमें त्रिकोणमिति के हम बहुत सारे उदाहरण को देखते हैं। बच्चों, पढ़ाई का उद्देश्य क्या है? कि जीवन को आसान बनाना, जीवन को आसान बनाना। अब मोबाइल चला रहे हैं, ये जीवन को आसान ही ना बनाया, किससे बनाया? पढ़ाई से ना बनाया बच्चों। तो उसी तरह अब जो जीवन, जो डे टू डे हमारा लाइफ है उसमें हम त्रिकोणमिति के बहुत सारे उदाहरण को देखते हैं। इसलिए इस चैप्टर को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बच्चों, मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ, आपने हिमालय पर्वत का नाम सुना है? आप लोग बोलेंगे हाँ। तो हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है बच्चों, उसकी लंबाई कितनी है? 8,850 मीटर, मतलब 48 था, 2 मीटर बढ़ गया। तो बच्चों मैं आपसे बोलूं कि आपने जो बोला 8,848 मीटर, तो क्या वैज्ञानिक सब फीता लेकर गया था मापने के लिए? कि मतलब फीता से माप कर आपको बताया कि माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 8,848 मीटर है? नहीं बच्चों, फीता लेकर मापने जाएंगे तो उधर से उनका डेड बॉडी आएगा। ठंडी इतनी है बच्चों, शरीर का तो ठिकाना नहीं, नापाई होगा हिमालय का? नहीं। तो फिर कैसे नापा गया हिमालय पर्वत को? तो बच्चों नापने के लिए काम में लाया गया त्रिकोणमिति को। त्रिकोणमिति नहीं होता तो हमको मतलब हिमालय पर्वत, जो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है उसका हमें कोई अंदाज़ा नहीं होता कि वो कितना ऊंचा है। तो बच्चों आप लोग बोलेंगे कैसे? बच्चों एक मतलब उपकरण आता है, इंस्ट्रूमेंट आता है जिससे कोण को मापा जाता है। उसका नाम है बच्चों थियोडोलाइट। थियोडोलाइट बच्चों क्या करता है? वो एंगल को मापता है। तो बच्चों एंगल तो क्या होता है बच्चों कि मान लीजिए ये माउंट एवरेस्ट है, आप लोग कहेंगे कि माउंट एवरेस्ट बनाइए, माउंट एवरेस्ट कैसे? तो ये तो आप पाई खींचे। नहीं बच्चों, मैथ जो है वो संकेतों का खेल है। मैथ में संकेत चलते हैं। मैथ बोलता है कि हमारा यहाँ दबदबा, मेरा दबदबा कुछ और है। मैं संकेत को मानता हूँ, भाषा को नहीं मानता हूँ, ना चित्र को मानता हूँ। चित्रकला का क्लास थोड़ी ना है कि मैं यहाँ पर आपको माउंट एवरेस्ट बनाऊँ। आप समझ लीजिए कि ये क्या है? माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट का ये संकेत है। तो बच्चों थियोडोलाइट, मान लीजिए मैंने थियोडोलाइट का चिन्ह ऐसे बनाया, मान लीजिए यहाँ पर थियोडोलाइट को रखा गया, तो यहाँ से बच्चों एक किरण फेंकी जाती है। किरण फेंकी जाती है जो मतलब जो माउंट एवरेस्ट है उसके सबसे ऊंची चोटी पर जाती है। यहाँ पर मान लीजिए किरण है, आप लोग प्रकाश के परावर्तन चैप्टर में बोले ना, किरण को ऐसे दर्शाते हैं वही। तो बच्चों ये ज़मीन है। अब हिमालय पर्वत है, हवा में तो होगा नहीं, तो फिर तो गुरुत्वाकर्षण किस लिए पढ़े हैं हम? तो हवा में, तो ये तो ज़मीन पे है, ये भी ज़मीन पर रखा है। तो मान लीजिए ये ज़मीन है, मैंने ज़मीन को बना दिया, क्या बन गया बच्चों? समकोण त्रिभुज। मैंने आपको क्या बताया अभी कि पूरी की पूरी त्रिकोणमिति ही समकोण त्रिभुज पर टिकी हुई है। तो मैंने यहाँ से रे डाला, मतलब किरण फेंकी जो हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर गई, और मैंने जमीन पर रखा है थियोडोलाइट को। हिमालय पर्वत सबसे निचली जो सिरा है उसको मैंने ज़मीन से मिला दिया बच्चों। और इससे इसका काम क्या है? एंगल मापना। यह एंगल को माप लेता है बच्चों।
और फिर ये देखा जाता है कि हिमालय पर्वत का जो निचला स्तर है नीचे, अब से यह जो इंस्ट्रूमेंट है थियोडोलाइट, यह कितना दूरी है इसका, मान लीजिए 2 किलोमीटर की दूरी पर यह इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है। तो बच्चों आपको पता होगा कि हमको 2 चीज़ें दी हों तो उसकी सहायता से हम तीसरी चीज़ें निकाल सकते हैं। बच्चों यहाँ पर 30 डिग्री का कोण यहाँ नापा है, तो आपको पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज में जहाँ पर कोण बनता है उसके जस्ट सामने वाली भुजा को हम बोलते हैं लंब। बच्चों इसमें 90 डिग्री कहाँ बन रहा है, तो आप लोग कहेंगे यहाँ क्यों बन रहा है बच्चों? 2 खड़ी हुई चीज़ अगर एक मतलब मान लीजिए ये ज़मीन है, इस पर कोई खड़ी चीज़, आपका दीवार, घर का दीवार कहाँ खड़ा है बच्चों? ज़मीन पर खड़ा है ना, तो 90 डिग्री का होना चाहिए, नहीं तो दीवार गिर जाएगा। इसलिए तो मिस्त्री साहुल लगाकर घर बनाता है कि 90 डिग्री से इधर उधर होगा तो दीवार गिर जाएगा। तो बच्चों जहाँ सीधा खड़ा होगा कोई इंसान वहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो हिमालय पर वो सीधा खड़ा है ज़मीन से, तो 90 डिग्री का यहाँ पर कोण बना। इसके जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा ये है ना, ये हो गया बच्चों कर्ण, ये हो गया बच्चों आधार। कर्ण लंब आधार, समकोण त्रिभुज में होता ही क्या है? कर्ण लंब आधार। तो बच्चों 2 वैल्यू देखिए, कौन मिल गया हमको? आधार तो हमको पता ही है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो मतलब हिमालय पर्वत से कितना दूरी पर रखा हुआ है, तो 2 किलोमीटर। तो बच्चों आधार हमको पता है, तो क्या हम लंब नहीं निकाल सकते हैं? जब आधार पता हो, एंगल पता हो, तो लंब नहीं निकाल सकते हैं? ईजिली निकाल सकते हैं। 2 वैल्यू पता है, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। तो बच्चों लंब और आधार मतलब जो त्रिकोणमितीय अनुपात, बच्चों आप पिछले मतलब चैप्टर में समझ गए हैं त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है। आप फट से बोलेंगे साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, 6 को होता है ना बच्चों। तो कौन सा ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसकी रिश्तेदारी लंब और आधार से है? तो बच्चों मतलब आप लोग का भी रिश्तेदारी है ना, तो उसी तरह साइन कोस टैन कोट से कोसेक का भी रिश्तेदारी है। तो साइन की रिश्तेदारी किससे है? तो आप फट से बोलेंगे लंब बटा कर्ण से। बच्चों टैन का, मैं आपसे पूछता हूँ टैन का रिश्तेदारी किससे है? तो आप लोग फट से बोलेंगे लंब बटा आधार से। टैन की रिश्तेदारी किससे चलती है? लंब बटा आधार से। तो यहाँ पर क्या लगेगा बच्चों? टैन लगा दें। यहाँ पर टैन का वैल्यू रखेंगे, फट से यहाँ माउंट एवरेस्ट की मतलब जो ऊंचाई है उसका पता, ऐसे उसका पता लगा गया था माउंट एवरेस्ट का, मतलब फीता लेकर नहीं नापा गया था माउंट एवरेस्ट को। तो खैर अब हम इस चैप्टर को समझने का प्रयास करते हैं। ये इसका इंट्रोडक्शन था कि त्रिकोणमिति पढ़ते क्यों हैं हम, इसका मतलब दैनिक जीवन में इस्तेमाल क्या है। अब आइए हम इसके प्रश्नों को हल करने के लिए, बच्चों इसके प्रश्न आप खुद से हल कर लेंगे, बस आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। आप लोग बोलेंगे क्या 2 चीज़ें, मतलब क्या हमको पता होना चाहिए? तो बच्चों एक पता होना चाहिए उन्नयन कोण, एक पता होना चाहिए अवनमन कोण। बच्चों उन्नयन कोण और अवनमन कोण को अगर आप समझ गए तो बच्चों आपने इस चैप्टर को समझ लिया, और इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ये मेरी गारंटी। बच्चों उन्नयन देखिए, बच्चों शब्द को पकड़िए। नयन का मतलब बच्चों क्या होता है? आँख। आप लोग पिछली कक्षाओं में मास्टर जी जब देते होंगे कि बताओ आँख का पर्यायवाची, तो आप लोग फट से बोलते हैं नेत्र नयन लोचन। तो नयन का मतलब बच्चों आँख। उन का मतलब होता है ऊंचा, वो अपने जीवन में उन्नति नहीं कर पा रहा है, ऊंचा आगे नहीं जा पा रहा है, मतलब ऊंचाई पर नहीं चढ़ पा रहा है। तो जब हम यहाँ से हम देखिए उन्नयन ऊंचा आँख, तो इसका डेफिनेशन ये हुआ कि जब हम किसी वस्तु को अपनी आँख को उठाकर ऊंचा कर कर देखते हैं तो वहाँ पर जो कोण बनता है बच्चों, मान लीजिए ये बिल्डिंग है मान लीजिए, यहाँ से मैंने उसको देखना चाहा सबसे ऊपर, तो मैंने अपने आँख को उठाया, तो वहाँ पर जो कोण बनता है बच्चों, वहाँ पर उन्नयन कोण बनता है। मैं जहाँ मान लीजिए आप रास्ते से जा रहे हैं, आपके सामने एक 5 मंजिला इमारत खड़ी हो, तो आप उसको ऊपर तक देखने के लिए अपने आँख को ऊपर उठाएंगे ना, तो वहाँ पर बच्चों उन्नयन कोण बनेगा। तो अगर कोई पूछे कि उन्नयन कोण क्या है? उन्नयन कोण मतलब ऊंचा आँख। जब हम किसी वस्तु को अपनी आँख को उठा कर देखते हैं तो वहाँ पर जो कोण बनता है उसे हम उन्नयन कोण बोलते हैं। अवनमन कोण बच्चों, अवनमन का मतलब होता है अवनमन का मतलब होता है बच्चों नीचे। तो जब हम किसी वस्तु को नीचे की ओर देखते हैं मतलब अपनी आंखों को नीचे करके देखते हैं, तो वहाँ पर जो कोण बनता है उसे हम अवनमन कोण बोलते हैं। मान लीजिए आप अपने घर की छत पर हैं, मान लीजिए आपका घर या आप छत पर हैं और सामने सड़क है, सड़क पर मान लीजिए एक कार जा रही है, उसको आप देखना है, तो आप अपनी आँख को नीचे करेंगे ना, नीचे ताकेंगे ना, तो नीचे ताकेंगे बच्चों, तो अपनी आँख को आप नीचे करेंगे, वहाँ पर जो कोण बनेगा बच्चों उसे हम अवनमन कोण बोलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आप उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में पूरी तरह से समझ गए होंगे। बच्चों अब आप इस चैप्टर को इजीली सॉल्व कर लेंगे, ये मेरी गारंटी। आइए बच्चों अब हम इस चैप्टर के पहले प्रश्न को देखते हैं। बच्चों इस चैप्टर का जो पहला प्रश्न है
वो कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे की शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बच्चों आपने सर्कस में देखा हुआ एक लड़की रहती है, ये एक खंभा उसके बीच में रस्सी बांध दिया जाता है और रस्सी पर चलती है डंडा को लेकर अपने शरीर को बैलेंस करके। लेकिन बच्चों यहाँ पर कैसे उल्टा है, यहाँ पर जो कलाकार है वो रस्सी, मान लीजिए रस्सी ऐसी है, देखिए यहाँ पर समझिए आप, देखिए रस्सी ऐसे बंधी है, ऐसे और इस पर ये चढ़ रहा है ऐसे। अब जाहिर सी बात है बच्चों की रस्सी तो हवा में लटकेगी नहीं, तो फिर तो गुरुत्वाकर्षण हमने किस लिए पढ़ा कि कोई भी चीज़ हवा में नहीं रह सकती, उसको ज़मीन पर आना आवश्यक है। तो मैंने इसको मतलब ज़मीन पर रखने के लिए मैंने यहाँ पर एक मतलब बांस लगा दिया, एक खंभा लगा दिया और ये ज़मीन से खूंटी से मैंने इसको बांध दिया, तान कर बांधेंगे बच्चों तभी तो ये चढ़ पाएगा, नहीं तो गिर जाएगा जो कलाकार है। ये जो ज़मीन पर तो सब ज़मीन पर तो खंभा है, हवा में तो रहेगा नहीं, और खूंटी से मैंने तान कर बांधा, ये भी ज़मीन पे है, तो मैंने ज़मीन को बच्चों ऐसे दर्शा दिया। बच्चों ये क्या बन गया, समकोण त्रिभुज। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में क्या समझाया था कि पूरा के पूरा त्रिकोणमिति जो है वो समकोण त्रिभुज पर टिकी हुई है, समकोण त्रिभुज नहीं, त्रिकोणमिति का कोई अस्तित्व नहीं। तो ये क्या बन गया बच्चों, समकोण त्रिभुज। तो बच्चों कह रहा है कि इस डोरी की जो लंबाई है ना वो 20 मीटर है। अब प्रश्न को पढ़िए, 20 मीटर का यह 20 मीटर का रस्सी है और यह खंभा जो है, खंभा के सबसे ऊंचले सिरे से और ज़मीन पर खूंटी से बंधा हुआ है तान कर, तभी तो ये चढ़ पाएगा। और बच्चों यह जो रस्सी है यह ज़मीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का। बच्चों ये रस्सी जो भुजा काम कर रहा है, ये ज़मीन भी भुजा काम कर रहा है, तो हमको पता है जब दो भुजाओं के बीच के झुकाव को हम कोण बोलते हैं ना बच्चों, दो भुजाओं के बीच के झुकाव को हम क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। तो यहाँ पर झुकाव हुआ तो 30 डिग्री। अच्छा अब बच्चों इससे ज़्यादा प्रश्न में नहीं दिया है और कह रहा है कि हाँ हमसे निकालने के लिए खंभा, ये जो खंभा है इसकी लंबाई हमें बताओ। तो बच्चों हर चीज़ का दुनिया में नाम है, आपका भी नाम है, तो मैं इसलिए ये जो खंभा है इसका नाम दे दूं, ये रस्सी है इसका भी नाम दे दूं। तो आइए बच्चों इसका हम नामकरण करते हैं, आपका नाम है ना उसी प्रकार, इसको हम क्यों छोड़ें, ए बी खंभा है ना बच्चों, और ए सी रस्सी है। संकेत बच्चों मैथ में संकेत चलते हैं, भाषा नहीं। जिसने संकेत को समझ लिया वो मैथ को समझ लिया। मैथ का अलग ही मतलब जलवा है, ये कहता है कि हमारा दबदबा ही कुछ और है। तो आइए बच्चों देखिए ये प्रश्न है, ये प्रश्न आप जब एग्जाम में लिखेंगे तो इस ट्रायंगल को थोड़ा सा और बड़ा बनाइएगा बच्चों समझने के लिए। मैंने आपको बहुत समझाने के लिए मैंने छोटा बनाया है। आइए बच्चों अब जो मैं जैसे लिख रहा हूँ वैसे आपको एग्जाम में लिखना है। देखिए सबसे पहले जो प्रश्न में दिया है उसको लिखना है, ऐसे दिया है ऐसे। बच्चों क्या दिया है प्रश्न में बच्चों, रस्सी की लंबाई, तो क्या मैं यहाँ पर लिखूं रस्सी की लंबाई भाषा में, नहीं बच्चों। मैथ बोलता है कि मुझे संकेत चाहिए, मुझे संकेतों से मतलब है, मुझे भाषा से कोई लेना देना नहीं है। तो संकेत मैंने रस्सी का नाम क्या दिया था, रस्सी का तो लंबाई दिया है ना बच्चों, रस्सी का नाम हमने दिया ए सी। इसकी लंबाई कितनी बच्चों, 20 मीटर है ना। अच्छा अब क्या दिया है बच्चों, बोलेंगे कि कोण दिया है, तो बच्चों कोण का संकेत क्या होगा बच्चों, जिस तरह मीटर का संकेत m, सेंटीमीटर का संकेत cm, किलोमीटर का संकेत km, ग्राम का संकेत g, उसी तरह थीटा जो कोण का संकेत है, कोण उसका संकेत है बच्चों थीटा। कोण को हम किससे सूचित करते हैं, किससे दर्शाते हैं, थीटा से। ये कितना है बच्चों, 30 डिग्री। इससे ज़्यादा प्रश्न में बच्चों नहीं दिया है, आप देख लीजिएगा। आइए हमको निकालना क्या है, तो बच्चों निकालना है, यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों निकालना है। ऐसे अगर नहीं लिखेंगे एग्जाम में नंबर काट देगा। निकालना है बच्चों हमको खंभे की लंबाई, तो क्या मैं यहाँ पर लिखूँ खंभे की लंबाई, नहीं। संकेत मैंने क्या नाम दिया था खंभे का, ए बी, तो बच्चों मैंने ए बी लिख दिया। हमको निकालना है इसलिए प्रश्न चिन्ह वाट। अब बच्चों हल करेंगे, हल इनको लिखने के बाद हल डायरेक्ट हल कर देंगे, नंबर काट देगा। फिर लोग बोलते हैं कि मैंने मैथ तो बहुत पढ़ा लेकिन मेरा नंबर नहीं है, तो बच्चों तरीका नहीं लिखने का, मतलब जैसे मन तैसे थोड़ी ना लिख देंगे, सजा कर लिखा जाता है हल। देखिए बच्चों हल का ठिकाना क्या है, जैसे आप लोग का मतलब पता है ना कि हम लोग यहाँ पर रहते हैं मान लीजिए, तो इसी प्रकार हल करेंगे, कहाँ करेंगे, हवा में नहीं। हल का ठिकाना है यह त्रिभुज, इस त्रिभुज में हमको हल करना है। इस त्रिभुज का नाम क्या है भैया, इस त्रिभुज का नाम है ए बी सी। आज त्रिभुज को मैंने इस संकेत से, यहाँ पर त्रिभुज नहीं है बच्चों, इसका संकेत देंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ बच्चों, भाषा का प्रयोग नहीं करना है ज़्यादा से ज़्यादा। संकेत का मैथ संकेत का खेल है, यहाँ पर संकेत चलते हैं, इसलिए मैंने त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में हम क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। इसके आगे एक कॉमा लगा देना है बच्चों। आइए अब हम हल करते हैं बच्चों। आपको मैंने इंट्रोडक्शन में भी समझाया और आपको पता भी होगा
कि कोण, जहाँ पर कोण बनता है उसके जस्ट सामने वाली भुजा को हम लंब बोलते हैं। लंब, लंब मतलब खंभा, खंभा का नाम ए बी। अब बच्चों इसमें 90 डिग्री का कोण कहाँ बन रहा है बच्चों? 90 डिग्री का कोण बच्चों बन रहा है यहाँ पर, बन रहा है ना बच्चों, सीधे खड़ा है। जहाँ पर सीधा खड़ा होगा एक भुजा दूसरी भुजा पर सीधे खड़ी होगी, वहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। बच्चों आपका दीवार 90 डिग्री पर है ना, नहीं तो आपका दीवार ही गिर जाएगा। इसलिए तो मिस्त्री जो है वो साहुल लगाता है कि एकदम परफेक्ट 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये परफेक्ट सीधे खड़ा है ना, इसलिए यहाँ पर 90 डिग्री। इसके जस्ट सामने वाली भुजा को हम बोलते हैं कर्ण। रस्सी कर्ण का काम कर रही है, रस्सी जो है वो कर्ण का तो काम कर रही है। रस्सी का नाम बच्चों ए सी। ये तो आधार, आधार जो बचा वो आधार। समकोण त्रिभुज में क्या होता है? कर्ण, लंब, आधार। तो बच्चों हमको निकालना है लंब, हमको दिया है कर्ण और हमको कोण पता है। बच्चों तो कौन सा ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसकी रिश्तेदारी लंब और कर्ण से, लंब और कर्ण से, आपका भी रिश्तेदारी है ना, उसी प्रकार कौन सा ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसकी रिश्तेदारी लंब और कर्ण से? आप फट से बोलेंगे साइन थीटा, साइन थीटा और कोसेक थीटा। बच्चों साइन थीटा की भी रिश्तेदारी लंब और कर्ण से है और कोसेक थीटा की भी रिश्तेदारी लंब और कर्ण से है। इसलिए हम अगर अब चाहें तो इसको भी लगाकर आप वैल्यू पता, इसका आंसर निकाल सकते हैं, इसको लगाकर भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन बच्चों सामान्य तौर पर हम साइन थीटा लगाते हैं क्योंकि इसका हमें वैल्यू याद होता है, जो याद रहेगा उसी का तो हम मतलब लिखेंगे, तो इसलिए हम साइन थीटा लगाते हैं। साइन थीटा की रिश्तेदारी लंब और कर्ण से है। साइन थीटा बच्चों, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों? लंब और कर्ण, इसकी रिश्तेदारी लंब और कर्ण से है। बच्चों देखिए थीटा की वैल्यू बच्चों 30 डिग्री, तो हम लिखते हैं साइन 30 डिग्री। लंब क्या है बच्चों? लंब खंबा है, खंबा का नाम बच्चों ए बी। कर्ण क्या है बच्चों? रस्सी, रस्सी का नाम क्या है बच्चों? ए सी। आइए बच्चों साइन 30 का मान कितना होता है बच्चों? 1/2। ए बी, ए बी जो है बच्चों, ए बी क्या है? खंबा है, खंबा की तो ऊंचाई हमको पता करना है, इसलिए हम जो कहते हैं ए बी लिख देंगे। ए सी कितना है बच्चों? रस्सी, रस्सी का हमको मतलब लंबाई पता है 20 मीटर, पता है ना बच्चों। आइए तो बच्चों अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई देखिए ऐसे ऐसे, तो 20 गुना 1 और 2 गुना ए बी, मैंने ऐसे और ऐसे मल्टीप्लाई किया है बच्चों। 20 गुना 1 20 और 2 गुना ए बी 2 ए बी। बच्चों जब आपके घर में खाना पकता है बच्चों तो चावल प्लस कंकड़, चावल में कंकड़ भी रहते हैं ना, तो क्या साथ ही बन जाता है? नहीं, कंकड़ को अलग किया जाता है। आपकी मम्मी कंकड़ को अलग करती हैं ताकि केवल चावल मिले, नहीं तो आप जब खाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि फिर क्या स्वाद होता है। चावल, कंकड़ को हमने अलग किया क्योंकि हमको चाहिए सिर्फ चावल। तो उसी प्रकार बच्चों हमको सिर्फ ए बी जो है खंबा है, देखिए ए बी खंबा है ना, तो हमको ए बी की वैल्यू चाहिए। इसमें ये कंकड़ है तो इसको हमको बाहर निकालना पड़ेगा, तो यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ क्या है? गुना है। तो गुना, तो बच्चों गुना को हम यहाँ भगाएंगे, यहाँ से अलग कर देंगे, तो भगाएंगे बराबर के इस बार इसको भेज देंगे, तो जो गुना में रहता है वो भागा में आ जाता है। तो बच्चों 20/2 ए बी। अब बच्चों सिर्फ क्या बच गया? चावल, जो हमको चाहिए। ए बी मतलब खंबा, मतलब मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ए बी मतलब खंबा। दूध हाँ बच्चों 20, तो ए बी की लंबाई बच्चों कितना होगी? 10। तो बच्चों एक बात यहाँ पर मैं आपको समझा देना चाहता हूँ, जब भी आप सॉल्व करें तो यहाँ पर एरो जरूर दें, नहीं तो नंबर काट देगा बच्चों। एरो, एरो जरूर दें, एरो जरूर दें बच्चों, बराबर के पहले एरो जरूर दें। एरो देखिए अब ए बी क्या है बच्चों? खंबा है, उसकी लंबाई कितना आ गई? 10 मीटर, 10 मीटर आ गई ना। अच्छा तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः खंभा ए बी की लंबाई कितना है बच्चों? 10 मीटर। यही हमारा आंसर है बच्चों। वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए हम एक ही प्रश्न को आज समझाते हैं। मेरा उद्देश्य था इस चैप्टर को समझाना, इस चैप्टर के मतलब परिचय को देना। तो बाकी अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो मैं 2, 3, 4 जितना भी इसका प्रश्न है, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, उसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो बच्चों मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इस क्लास को हम यहीं पर रखते हैं। धन्यवाद।